हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास में हम मुगल साम्राज्य की शुरुआत से पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने बाबर का प्रारंभिक जीवन और भारत में उसका प्रवेश तक की जो घटनाएं हैं उसको देख लिया था कि कैसे 1526 के पहले 1519 से लेकर के बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे, और 1526 में वह पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी के सामने आ डटा था, और लोदियों का 1526 में अंत हो गया और उसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो इसके पहले हमने वहाँ तक देखा था। तो आज हम पानीपत के पहले युद्ध से शुरू कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि पानीपत के युद्ध में, इस युद्ध के पहले कैसी परिस्थितियाँ थीं, किन परिस्थितियों की वजह से यह युद्ध हुआ, यानी कि इसके पीछे कारण क्या थे। फिर उसके बाद इस युद्ध की क्या घटनाएं थीं, जो कुछ पूछा जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से, उन्हीं सब के विषय में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में यही सब होगा। तो सबसे पहले पानीपत के युद्ध के इसके पीछे क्या कारण थे, इनकी बात देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि पिछली वाली वीडियो में ही मैंने बताया था कि कैसे 1526 में बाबर का 5वां आक्रमण था भारत में, और यही 5वें आक्रमण के समय इब्राहिम लोदी को उसने हराया और भारत में अपने साम्राज्य की, मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो पानीपत में आने से पहले, इस भारत में पूरी तरह से प्रवेश करने से पहले, इस युद्ध करने से पहले उसको भारत से निमंत्रण मिल चुका था कि वह आए और भारत पर आक्रमण करे और इब्राहिम लोदी को पराजित करे। तो एक तो परिस्थिति यह थी कि कई भारतीय जो इब्राहिम लोदी के, उसके ही रिश्तेदार और कई अन्य शक्तियाँ थी जिन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया था। तो एक तो यह वजह थी। दूसरी एक वजह और भी थी कि बाबर मध्य एशिया में स्थिति उसकी अच्छी नहीं थी, और वहाँ उसने अपना जो राज्य था वह खो दिया था, समरकंद, और वहाँ मध्य एशिया में उसकी स्थिति, उसका राज्य भी छिन चुका था और उसके पास अब वहाँ ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। और मध्य एशिया में उस समय फरगना और समरकंद के आसपास स्थिति बहुत ही भयंकर हो गई थी, और बाबर को मजबूरन भारत की तरफ रुख करना पड़ा। तो एक उसकी तो मजबूरी भी थी भारत की तरफ आना, और यहाँ नए संसाधनों की तलाश में अपने एक राज्य के लिए यहाँ उसको आना पड़ा। एक यह भी वजह थी, और एक वजह यह भी थी कि वह यह मानता था कि वह तैमूर का वंशज है। तो तैमूर का वंशज होने के नाते तैमूर ने भारत पर जिन क्षेत्रों में 1398 में आक्रमण कर कब्जा किया था, वह मानता था कि उसका उत्तराधिकारी होने के नाते वह इन क्षेत्रों का उत्तराधिकारी है, तो उसका जो अधिकार है वह स्वतः ही बन जाता है। तो यही 2-3 कारण थे जिस वजह से बाबर ने भारत में प्रवेश किया और 1526 में इब्राहिम लोदी को यहाँ पराजित किया। तो सबसे पहला कारण तैमूर का उत्तराधिकारी, क्या कहेंगे, उसका वंशज होने के नाते, तैमूर का उत्तराधिकारी या उसका वंशज होने के नाते उसका जो अधिकार था, तैमूर का उत्तराधिकारी होने के कारण उसका अधिकार यानी तैमूर का उत्तराधिकारी होने के कारण भारतीय प्रदेशों पर उसका दावा जो था कि वह स्वतः ही उसका मालिक बन जाता है। दूसरा कारण था कि मध्य एशिया में स्थिति उसकी बहुत ख़राब थी, तो इसको हम देख ही चुके हैं, मजबूरन उसको यहाँ आना पड़ा। जो सबसे अहम कारण माना जाता है कि भारतीयों का जो कुछ इब्राहिम लोदी के खिलाफ कुछ लोगों ने बाबर को निमंत्रित किया, तो इसमें हम देखते हैं जो सबसे मजबूत कारण है, भारतीय शक्तियों का निमंत्रण। यही यह कारण है बाबर के आक्रमण का, जिसको सबसे अधिक माना जाता है कि यही वजह थी कि बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को पराजित किया पानीपत के युद्ध में। तो इसमें उसके निमंत्रण में इसमें थोड़ा विवाद रहता है
तो इसमें 2-3 लोग थे जिन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रित किया था। तो इसमें सबसे पहला इसमें था दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी। फिर उसके बाद है आलम खान लोदी। दौलत खान लोदी उस समय पंजाब का गवर्नर था। दौलत खान लोदी पंजाब का गवर्नर था और आलम खान लोदी इब्राहिम लोदी का चाचा है। इब्राहिम लोदी का चाचा है। फिर एक और शक्ति के राजपूतों में राणा सांगा के बारे में कहा जाता है कि उसने भी बाबर को आमंत्रित किया था कि वह इब्राहिम लोदी को पराजित करे और फिर राणा सांगा और बाबर दोनों लोग इब्राहिम लोदी और लोदियों का जो साम्राज्य है उसका आपस में विभाजन कर लेंगे। यानी कि पश्चिमी भारत जो है उस पर राणा सांगा का कब्जा होगा और फिर आगरा और उसके उत्तरी प्रदेशों में बाबर उनको ले लेगा। तो यही शर्तों के तहत कहा जाता है कि राणा संग्राम सिंह मेवाड़ के, इनको भी कहा जाता है कि राणा संग्राम सिंह ने भी बाबर को निमंत्रित किया था। तो इन्हीं 3 शक्तियों की बात की जाती है कि इन्हीं तीनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए यानी कि इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए उसे निमंत्रित किया था दूतों के माध्यम से कि इब्राहिम लोदी का अत्याचार बहुत बढ़ गया है और वह मुसलमानों पर बहुत अत्याचार कर रहा है और आए वह उन्हें पराजित करे, उससे उन्हें छुटकारा दिलाए। और सच तो यह है कि इब्राहिम लोदी के चाचा और पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी सभी लोग इब्राहिम लोदी से और उसकी नीतियों से काफ़ी परेशान थे और वह चाहते थे कि यदि इब्राहिम लोदी हार जाता है तो आपस में वह सत्ता का बंटवारा कर लेंगे और बाबर फिर लूटपाट करके चला जाएगा। जैसा कि राणा सांगा के विषय में भी कहा गया कि राणा सांगा को भी यही लगता था कि बाबर यदि आता है और इब्राहिम लोदी को पराजित करता है तो वह लूटपाट करके चला जाएगा और हम लोग यहाँ उसके साम्राज्य पर अधिकार कर लेंगे। तो यही 3 शक्तियाँ हैं जिन्होंने बाबर को निमंत्रित किया। पर इन दोनों के विषय में दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने बाबर को निमंत्रित किया था, इसका प्रमाण है एक किताब है तारीख दाऊदी जिसे लिखा है अब्दुल्ला ने और दूसरी किताब है निजामुद्दीन अहमद की तबकात अकबरी जो लिखी गई थी अकबर के समय। तो इन दोनों पुस्तकों में यह कहा गया है कि दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने दोनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रित किया था। तो इसका स्रोत है। पर राणा सांगा ने बाबर को निमंत्रित किया था आक्रमण के लिए, इस विषय में विवाद है और हमेशा से रहा है। राजस्थान के इतिहासकार और राजपूत इस बात को नहीं मानते कि राणा संग्राम सिंह ने कहा होगा बाबर को कि वह आए और इब्राहिम लोदी को पराजित किए। इस बारे में संदेह इसलिए भी है क्योंकि इसका एकमात्र स्रोत है कि राणा सांगा ने दूत के माध्यम से बाबर को निमंत्रित किया था। इस बात का एक ही प्रमाण है खुद बाबर की लिखी उसकी आत्मकथा तुजु के बाबरी। तो इसका स्रोत है बाबर की आत्मकथा। आप जानते हैं कि आत्मकथा की वजह से ही, अपनी पुस्तक आत्मकथा तुजु के बाबरी की वजह से ही बाबर बहुत प्रसिद्ध है। तो इसी में यह वर्णन मिलता है तुजु के बाबरी जो लिखी गई थी
चगताई तुर्की में। यह बहुत पूछा जाता है कि बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है, तो यह चगताई तुर्की में लिखी गई है। तो बाबर की आत्मकथा में बाबर ने खुद कहा है कि राणा संग्राम सिंह ने उसे एक दूत के माध्यम से यह कहा था कि वह आए, इब्राहिम लोदी को पराजित करे और फिर उसके साम्राज्य का हम आपस में बंटवारा कर लेंगे। तो इसी वजह से इसमें संदेह है, क्योंकि इसका एकमात्र स्रोत सिर्फ बाबर की आत्मकथा है, और जबकि दूसरे अन्य किसी भी स्रोत में इस बात का जिक्र नहीं मिलता। तो इस वजह से बाबर की इस कथन पर संदेह व्यक्त किया जाता है कि राणा सांगा ने ऐसा किया होगा। यह भी हो सकता है कि बाबर खुद को बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली दिखलाने के लिए भी इस बात को उसने मनगढ़ंत तरीके से लिख दिया हो कि राणा संग्राम सिंह ने भी उसको निमंत्रण दिया था। और जबकि राजस्थान के इतिहासकार जी.एन. शर्मा और अन्य दूसरे इतिहासकार इस बात से इनकार करते हैं कि राणा संग्राम सिंह जैसे मेवाड़ के एक शक्तिशाली वीर राजपूत योद्धा, जो राणा कुंभा और साथ में चक बिसल देव के खानदान से थे, तो इतने बड़े घराने से और राजपूत योद्धाओं में राणा संग्राम सिंह ने बाबर को निमंत्रित किया होगा, इस बात में बहुत तर्क नहीं बैठता। क्योंकि इसके पीछे एक और वजह भी है कि उन्होंने बाबर से नहीं कहा होगा, क्योंकि बाबर, वो आप जानते हैं कि मध्य एशिया में उस समय उतना उसका प्रभाव नहीं था और कोई शक्तिशाली योद्धा के रूप में उस समय प्रसिद्ध भी नहीं था, क्योंकि मध्य एशिया में उसकी स्थिति खुद स्वतः ही बहुत ख़राब थी और वह खुद अपने एक नए राज्य की तलाश में कोई ठिकाना ढूंढ रहा था। तो इस वजह से उसका निमंत्रण किसी भारतीय शक्ति के लिए उसे यहाँ बुलाना कोई बहुत तर्क की बात नहीं लगती। बल्कि इसके विषय में, राणा सांगा के विषय में इतिहासकार जी.एन. शर्मा ने और दूसरे राजस्थान के इतिहासकारों ने उनका मत यह है कि बाबर ने खुद काबुल से एक दूत के माध्यम से राणा सांगा से संपर्क किया और कहा कि इब्राहिम लोदी को पराजित करने में राणा सांगा बाबर की मदद करे और इसके बदले में वह उनका विभाजन कर लेगा। तो कई इतिहासकार यह भी कहते हैं कि बाबर ने राणा सांगा से मदद मांगी थी। तो पर इसमें इतिहासकार एक मत हैं कि दोनों में बातचीत तो अवश्य हुई थी, एक समझौता जरूर हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, पर पहल किसने की थी पहले, इस बात में संदेह है, तो इसको हम जाने देते हैं। पर पूरा घटनाक्रम यही था कि कैसे बाबर और राणा सांगा के बीच बातचीत हुई और इसका स्रोत जो है वह बाबर की आत्मकथा है। तो यही दो तीन कारण थे बाबर का भारत पर आक्रमण के पीछे, पानीपत में इब्राहिम लोदी से टकराने के पीछे। तो अब हम देखते हैं कि पानीपत के युद्ध में क्या हुआ, उससे संबंधित जो घटनाएं हैं उसके विषय में। तो अब देखते हैं कि पानीपत के युद्ध में क्या हुआ था। उसमें जो एग्जाम से संबंधित पूछा जा सकता है, उससे संबंधित जो कुछ तथ्य हैं और घटनाएं कैसे घटी थी। तो 12 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में बाबर इब्राहिम लोदी के सामने आकर के खड़ा हो गया। तो बताते हैं कि 8 दिन तक किसी ने भी युद्ध की पहल नहीं की और फिर 8 दिनों के बाद 21 अप्रैल 1526 को दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध छिड़ गया। तो 1526-21 अप्रैल है जब पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में जैसा कि बताया गया है कि इब्राहिम लोदी एक सच्चे योद्धा की तरह इस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया और उसी तरह से लोदी वंश का अंत हो गया और बाबर ने उसके राजधानी आगरा पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से यह घटनाएं रहीं। तो इसमें और कुछ जानने वाली, पहले युद्ध में कई सारे तथ्य हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे कि इस युद्ध में विजय के पीछे क्या कारण थे और कुछ और अन्य लोग थे। तो 1526 में इसमें बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया और तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया, जिस वजह से उसकी विजय हुई। तो इसमें बताया गया है, अब उसमें सेनाएं कितनी थी, किसके पास कितनी थी, इस विषय में हम बहुत नहीं पढ़ते क्योंकि इसका बहुत खास मतलब नहीं निकलेगा कि किसके पास सेना कितनी थी। जबकि बाबर तो अपनी आत्मकथा में बताता है कि इब्राहिम लोदी की सेना में, उसका कहना है कि इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख सैनिक थे और 12,000 हाथी थे। इब्राहिम लोदी की सेना में, यह बाबर का कहना है।
और वह कहता है कि मेरे पास खाली 24,000 सैनिक थे। 24,000 सैनिकों से उसने इब्राहिम लोदी की इतनी बड़ी सेना को पराजित कर दिया। तो इस बात में भी संदेह है कि हो सकता है बाबर खुद का प्रभाव और साथ में खुद को शक्तिशाली दिखलाने के लिए भी ऐसी कहानी उसने बनाई हो कि उसकी सेना बहुत छोटी थी और इतनी छोटी सेना से उसने इब्राहिम लोदी के इतनी बड़ी सेना को पराजित कर दिया। फिलहाल उस बात में नहीं पड़ना, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। बात यह है कि इस युद्ध की जिसने दिशा बदली और इस युद्ध ने बाबर को जिसने जीत दिलाई, आधुनिक इतिहासकारों में कई इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और दूसरे भी इतिहासकार यह मानते हैं, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव भी, कि इस युद्ध की दिशा जिसने बदली थी वह था बाबर का तोपखाना और उसके दो महान तोपची जो उसने उज़्बेकों से तुर्की से लाया था। उसमें उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफ़ा खां, ये दो तोपची उसके थे। तोपची उसके थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां, ये तो बाबर के तोपची थे। और इतिहासकार बताते हैं कि इसमें बाबर की जीत की सबसे जो बड़ी वजह थी वह बाबर का तोपखाना था। बाबर का तोपखाना, क्योंकि पहली बार युद्ध में तोपखाने का प्रयोग भी 1526 में इसी युद्ध में हुआ और तोपखाने के आगे इब्राहिम लोदी के घुड़सवार और उसके हाथी टिक नहीं सके, इस वजह से वह पराजित हो गया। तो उसके तोपखाने ने बाबर ने तोपखाने का पहली बार प्रयोग किए और पानीपत के पहले युद्ध में ही उसने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। तुलगमा युद्ध नीति यह बहुत पूछी गई है कि तुलगमा युद्ध नीति बाबर ने किससे सीखी थी और पानीपत के पहले युद्ध में इसका प्रयोग हुआ। और साथ में एक उस्मानी विधि है तोपों को सजाने की, एक विधि उसने भी बाबर ने उस्मानियों से यह सीखी थी और इसका भी प्रयोग उसने इसी युद्ध में किया था। दूसरा है तोपों को सजाने की, तोपों को सजाने की उस्मानी विधि। तो तोपों को सजाने की जो विधि है वह उसने उस्मानियों से सीखी थी और जो तुलगमा युद्ध नीति है वह उज़्बेकों से सीखी थी। उज़्बेकों से उज़्बेक सैबानी खां उज़्बेक, जिसने सरायपुल के युद्ध में 1501 में बाबर को पराजित किया था, तो उस वहीं से पहली बार बाबर ने यह युद्ध नीति देखी थी और उसका प्रयोग उसने 1526 में किया था। फिर राणा सांगा के विरुद्ध खानवा में भी बाबर ने इसी युद्ध नीति का प्रयोग करते हुए राजपूत सेनाओं को भी पराजित किया था। तो तुलगमा युद्ध नीति और ये तोपों को सजाने की जो विधि है उस्मानी विधि, यह बहुत ज़्यादा याद रखने वाली और इसमें ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यह कई बार पूछा गया है। पहली बात इसमें यह कि यह बाबर ने इसे सीखा किससे था और यह विधि काम कैसे करती है, इस विषय में भी। तो जो तुलगमा युद्ध नीति है यह है सैनिकों का एक चक्रव्यूह, एक रणनीति कि सैनिकों का एक टुकड़ी सुरक्षित रखी जाए और जब युद्ध शुरू हो जाए तो वह सैनिक पीछे से आकर के दुश्मन सेनाओं को घेर लेंगे और फिर उन पर टूट पड़ेंगे। तो यही है तुलगमा युद्ध नीति जो उज़्बेकों से बाबर ने सीखी थी, यानी कि एक सुरक्षित सैनिकों की एक टुकड़ी जो पीछे से दुश्मन पर हमला करती है, यह तुलगमा युद्ध नीति है। इसको जानते रहें। और जो उस्मानी विधि है, यह उस्मानी जो विधि है यह तोपों को सजाने की विधि है। मान लेते हैं कि ये तोप हैं, तो इन तोपों को लोहे की जंजीरों से कुछ इसी तरह से बांध दिया जाता था, ऐसे ऐसे। तो ऐसे मान लेते हैं कि ये तोप हैं, तो इन तोपों को लोहे की जंजीरों से आपस में जोड़ करके एक मजबूत घेरा बना दिया जाता था और इन तोपों के पीछे सेनाएं होती थीं और दुश्मन की सेना इस तरफ
तो यही है उस तोपों को सजाने की उस्मानी विधि। यही बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में इसका प्रयोग किया और बाद में राणा सांगा के विरुद्ध खानवा में भी उसने यही नीति अपनाई। तो इसी वजह से उसकी जो रणनीति है इस युद्ध में, पानीपत में भी और बाद में राजपूतों के विरुद्ध, इसी युद्ध नीति ने बाबर को जीत दिलाई। तो जबकि बाबर अपनी आत्मकथा में कहता है कि उसकी जीत के पीछे उसके घुड़सवार थे, उसके बंदूकची थे, पर इतिहासकार मानते हैं कि जो तोपों का प्रयोग है वही मुख्य वजह थी बाबर के जीतने की। यही वजह है कि उसने हाथियों और घुड़सवारों पर विजय पाई और साथ में उसके तोपची उस्ताद अली खां और मुस्तफ़ा खां, इनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये तो हो सब घटनाएं रही पानीपत के पहले युद्ध की। तो एक बात और इसमें घटी कि अब पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी तो मारा गया उसी युद्ध में। तो इब्राहिम लोदी एकमात्र दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है जो है युद्ध भूमि में मारा गया। तो ऐसा कोई अन्य सुल्तान नहीं है कि जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया हो। तो इब्राहिम लोदी ही वह शासक है जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया। यह महत्वपूर्ण है और पहले भी बहुत पूछा गया है और यह मायने भी रखता है, क्योंकि लगभग आप मुग़ल काल में भी जितने बड़े बादशाहों को देखेंगे और साथ में दिल्ली सल्तनत में भी अलाउद्दीन खिलजी, बलबन जैसे, या दूसरे गयासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक भी अभियान के समय मरा था, पर युद्ध भूमि में नहीं मारा गया था। पर इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा शासक है जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया। और उसके साथ साथ तो यह घटना महत्वपूर्ण है, इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया। युद्ध भूमि में मारा गया दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। जबकि आप मुगल काल में भी देखेंगे तो अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, बड़े जितने भी शासक थे, कोई भी युद्ध भूमि में लड़ते हुए नहीं मारा गया। ज़्यादातर शासक या तो बीमारी से मरे हैं या फिर बूढ़े होकर के। पर इब्राहिम लोदी अपने साम्राज्य की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। तो इसी के साथ एक और शासक है जिसने इब्राहिम लोदी की मदद की थी, एक राजपूत सैनिक विक्रमाजीत, जो एक सच्चे राजपूत की भांति इब्राहिम लोदी की तरफ से मुगल सेना के साथ लड़ते हुए मारा गया था। तो वह थे ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत, जो इस युद्ध में मारे गए। ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत तो ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत भी इस युद्ध भूमि में बाबर की सेना से लड़ते हुए मारे गए और इब्राहिम लोदी तो मारा ही गया। तो अब ये घटनाएं पानीपत के पहले युद्ध की हैं, जिसमें बाबर अपने तोपों की सहायता से, अपने तोपचियों की सहायता से तुलगमा युद्ध नीति और उस्मानियों की तोपों के सजाने की विधि से इब्राहिम लोदी को पराजित करता है और लोदी साम्राज्य का यहीं से अंत हो जाता है। फिर इस युद्ध के बाद एक और घटना क्या है कि बताते हैं। यह भी पूछा गया है कि बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में जीतने के बाद सबसे पहले निजामुद्दीन औलिया की कब्र पर जाके सर झुकाया, फिर वह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मकबरे पर गया और वहाँ उसने सर झुकाए। तो कई किताबों में यह क्रम आपको उल्टा भी मिल सकता है दूसरी जगहों में, कि सबसे पहले वह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मकबरे पर दर्शन करने गया या फिर निजामुद्दीन औलिया के। पर जो स्रोत मेरे पास है, जो मैंने देखा, उसमें यह है कि वह पहले निजामुद्दीन मौलिया के मकबरे पर गया, फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और दोनों ही मकबरे दिल्ली में हैं। तो यह भी जानते रहें कि सबसे पहले इस युद्ध में जीतने के बाद वह निजामुद्दीन औलिया के मकबरे पर दर्शन करने गया। मकबरे का दर्शन किया, फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी,
फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, तो दोनों ही दिल्ली में दोनों ही संतों के मकबरे हैं और दोनों ही चिश्ती संप्रदाय के, चिश्ती सूफी सिलसिले के एक महान संत थे। तो यह तो रहा पानीपत के पहले युद्ध की घटनाएं। पानीपत के पहले युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने कहा अपनी आत्मकथा में कि काबुल की गरीबी अब नहीं रही, यानी कि क्योंकि वह जीतने के बाद उसने जो लोदियों का खजाना था आगरा, वहाँ पर अधिकार कर लिया और आगरा के खजाने से उसने अपने जो बेग थे, जो भी सैनिक थे, उन्हें बहुत दान दिया। तो इसी दानता के कारण यही वजह है कि बाबर को कलंदर भी कहा गया है। और यह भी बहुत पूछा जाता है कि कलंदर किसे कहा जाता है, तो बाबर को ही कलंदर कहा जाता है, क्योंकि पानीपत के युद्ध में जीतने के बाद आगरा में जो लोदियों का खजाना था उसको उसने प्राप्त कर लिया और अपने सैनिकों में जो उसके सेनापति थे उसमें उसने बहुत दान किए। तो यही वजह है कि दानशीलता के कारण बाबर को कलंदर कहा गया है। और यह बात तो जानते ही रहे हैं कि जो लोदियों का खजाना था वह आगरा में था और बाबर ने आगरा पर अधिकार कर लिया। तो और आगरा लोदियों की राजधानी भी थी और दिल्ली सल्तनत की भी राजधानी थी, जिसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। तो वहीं पर लोदियों का खजाना था और बाबर ने उस खजाने से उसकी काफ़ी राहत मिली। यही वजह है कि उसने कहा कि काबुल की गरीबी अब नहीं रही है। तो जो आगरा है, आगरा, यहाँ लोदियों का खजाना था और आगरा ही राजधानी भी रही थी, जिसकी स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी ने। तो ये सब घटनाएं हैं पानीपत के पहले युद्ध में, और जो भी मैंने बताया है इसमें ज़्यादातर चीज़ें कहीं ना कहीं पूछी गई हैं और या फिर पूछी जा सकती हैं, तो तथ्यात्मक रूप से। बाकी अब इसके बाद हम देखते हैं कि खानवा के युद्ध में क्या हुआ, क्योंकि पानीपत के युद्ध में जीतने के बाद ऐसा नहीं था कि बाबर के समक्ष अब कोई समस्या नहीं थी। अफ़गान बहुत बड़ी समस्या नहीं थे और ना तो इब्राहिम लोदी को पराजित करना बाबर के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत आसानी से उसने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। और उसने अपने आत्मकथा में भी लिखा था कि इब्राहिम लोदी एक अनुभवहीन नौसिखिया था। तो जिस वजह से इब्राहिम लोदी को पराजित करना बाबर के लिए आसान था। लेकिन एक बात बाबर के लिए, क्योंकि इब्राहिम लोदी भले नौसिखिया रहा हो बाबर की नज़र में, पर वह अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने युद्ध भूमि में लड़ते हुए अपनी जान दी, उसने वीरता का परिचय दिया। तो ये सब हुआ पानीपत के पहले युद्ध में। और यहाँ से जाने के बाद अभी पानीपत में जीतने के बाद बाबर के समक्ष राजपूतों की समस्या थी और कई अन्य क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं जिनके अभी बाबर को मुकाबला करना था। और फिर खानवा के मैदान में राणा संग्राम सिंह भी, क्योंकि जब बाबर आगरा में जम गया और राणा संग्राम सिंह को जब लगा कि बाबर अब यहाँ से नहीं जाएगा, तब राणा ने भी तैयारियां शुरू कर दी बाबर को हटाने के लिए। और फिर बाबर को भी अब राजपूतों से मुकाबला करना ही था, क्योंकि वह उनके रहते वह एक साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकता था और उसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा राजपूत शक्तियाँ ही थी। और मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह एक तपे परखे सिपाही थे, मजबूत योद्धा थे, बिग्रराज चतुर्थ देव बीसल देव के खानदान से, महाराणा कुंभा और राणा रायमल के वंशज थे। तो उन्हें भी अपनी वीरता और साहस पर गर्व था। और फिर हुआ 1527 खानवा के मैदान में दोनों शक्तियों का जो मजबूत संघर्ष है वह खानवा में दिखेगा। तो बात अब करते हैं पानीपत के खानवा के युद्ध की, जो लड़ा गया 1527 में।